एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो पे आए एक कमेंट की चर्चा कर देते हैं। पिछले वीडियो पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आपने जो फर्स्ट लॉ बताया है न्यूटन का और जो थर्ड लॉ बताया है न्यूटन का, वह एक दूसरे को कंट्राक्ट करता है, यानी एक दूसरे का विरोध करता है। उसका कहना था कि फर्स्ट लॉ कहता है जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा, और थर्ड लॉ कहता है कि हर फोर्स के बराबर और विपरीत फोर्स होता है, यानी कि हर फोर्स बैलेंस हो गया। तो फिर मोशन कैसे होता है? हालांकि इस सवाल का जवाब हम अंत में एक बार फिर से देंगे, लेकिन तत्काल हम वीडियो आगे चालू करते हैं और इसके दौरान ही आपको समझ में आ जाएगी यह कंट्राडिक्शन कहाँ उसके अंदर था। शुरुआत करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से, उसके बाद हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बताएंगे और अंत में इस सवाल का जवाब एक बार फिर से बताएंगे। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वह कहता है ऑल एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर सिर्फ इतना सा याद रखिएगा तो कंफ्यूजन होता है। असल में न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? इफ ए बॉडी इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन अनदर बॉडी अप्लाई सेम फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। यानी पहला बॉडी जितना फोर्स दूसरे बॉडी पर लगाता है, दूसरा बॉडी भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस पर पहले बॉडी पर लगाएगा। यानी कि अगर हम बॉल को दीवार में धक्का मारते हैं या फेंक के मारते हैं तो बॉल दीवार से टकराने पर दीवार पर जितना बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, दीवार भी बल पर उतना ही फोर्स लगाएगा। और यह अलग बात है कि बॉल का इनर्शिया कम होने के कारण बॉल बाउंस बैक कर जाती है, जबकि दीवार का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होने के कारण दीवार हिलती भी नहीं है। लेकिन जितना फोर्स दीवार पर बॉल लगाती है उतना ही फोर्स बॉल भी दीवार पर लगाती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसके बाद आती है बात कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए बड़ा एक बात समझ लीजिए। जब भी कहीं कंजर्वेशन लॉ की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। जब हम बात करते हैं फोर्स की, एनर्जी की, तो कहते हैं एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। जब हम बात करते हैं मास की तो कहते हैं मास इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसी तरह से जब हम बात करते हैं मोमेंटम की तो मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर किसी के अंदर मोमेंटम का चेंज हुआ है तो कोई बाहरी फैक्टर उस पर काम किया है, अगर बाहरी फैक्टर नहीं लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। यह सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के हेल्प से डिराइव किया जाएगा। अब हम आते हैं बोर्ड पर, तो बात करते हैं पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ एफ ए बी इज द फोर्स applied by A on B, then there must be a force FBA which is towards the A applied by B। चूंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है इसलिए एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। इसी को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए है, जबकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेम ऑब्जेक्ट के लिए था। याद रखिएगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स बराबर है, लेकिन पहले के लिए दूसरे पर लगाया गया फोर्स अनबैलेंस है और दूसरे के लिए पहले पर लगाया गया फोर्स अनबैलेंस है। यानी दोनों पर अलग अलग अनबैलेंस फोर्स लगा है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का। मान लीजिए हमारे पास दो बॉल है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक है, m1 और m2 मास का दो ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के लिए। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे की ओर चलता है और एक दूसरे से टकरा जाता है और dt टाइम तक वो टकराता है, तो यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है। यह A ऑब्जेक्ट है, यह B ऑब्जेक्ट है। टकराने के बाद
यह ऑब्जेक्ट इस ओर चला आता है, यह चलाता है इस ओर, m1 m2 A और B। लेकिन अब टकराने के बाद इसके मोमेंटम वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया। जो वेलोसिटी u1 और u2 था अब हो गया है v1 और v2। यानी कॉलिजन से पहले m1 का वेलोसिटी u1 था, लेकिन कॉलिजन के बाद m1 का वेलोसिटी v1 आ गया है। तो शुरुआती मोमेंटम A का मोमेंटम ऑफ A बिफोर collision is PA, that is m1 u1, और momentum of B before collision is PB, that is m2 u2। ठीक है, एंड आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी, द मोमेंटम बिकम PA dash, that is m1 v1, and PB dash, that is m2 v2। okay, now according to the सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए फर्स्ट बॉडी द्वारा लगाया गया बल ऑन सेकेंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी क्या होता है, डी पी ए बाय डी टी, दैट इज m1 सॉरी पी ए डैश माइनस पी ए बाय डी टी, दैट इज m1 v1 minus m1 u1 by dt, and fb, that is force applied by the second body on first body, सेकेंड बॉडी द्वारा फर्स्ट बॉडी पर लगाया गया फोर्स। यहाँ भी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टी पी बी बाय डी टी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज पी b dash minus pb by dt, that is m2 v2 minus m2 u2 by dt। but according to the third law of motion, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो शुरू में भी बताए थे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी बट डायरेक्शन इज अपोजिट, इसलिए एफ बी के साथ लगता है एक निगेटिव साइन, दैट मीन्स m1 v1 माइनस m1 u1 बाय डी टी इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बाय dt, dt कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 माइनस m2 u2, दैट इज m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब निगेटिव इसको स्पार कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। m1 v1 जो था वह था p a डैश प्लस p b डैश बराबर पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो टोटल मोमेंटम था ए और बी का इस कॉलिजन से पहले वह था क्या, पी ए प्लस पी बी, और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम आया पी ए डैश और पी बी डैश, इसका मोमेंटम यही आया था पी ए डैश और इसका आया था पी बी डैश, और पहले था ये पी ए और यह था
पी बी। तो आप देखिए पी ए प्लस पी बी यानी कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम टोटल मोमेंटम था इस सिस्टम का, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम सेम हो गया। हो सकता है कि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, यानी u और v सेम हो जाए, या u1 v1 अलग अलग हो, तो भी मोमेंटम जो टोटल था वह सेम था। यानी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, यानी अब टक्कर के बाद का जो मोमेंटम था वह टक्कर के पहले के मोमेंटम के बराबर था। अभी जो हम बताए आपको तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बताए। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम किस पर काम करता है? न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ के अनुसार। और इसी के आधार पर रॉकेट प्रोपल्सन, क्या नाम है, बुलेट के रिक्वायरिंग फोर्स, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब हम बात करते उस स्टूडेंट ने जो हमसे सवाल पूछा था कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ में कंट्राडिक्शन नज़र आता है, दोनों एक दूसरे कंफ्यूज करता है। असल में वो एक बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाया, यानी कि दोनों का जो डिफिनीशन है दोनों लॉ का, उसको वह ठीक से सुना नहीं या समझा नहीं या देखा नहीं। पहला लॉ क्या कहता था? किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स अगर जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी एक ही ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए इसी पर, इस दोनों डायरेक्शन से हम सेम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, वह एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कर रहा था, यानी एक ही सरफेस पर लगने वाला फोर्स की चर्चा कर रहा था। यानी कि दीवार पर लग रहा है तो दीवार के द्वारा दीवार के सरफेस पर लगा हुआ फोर्स। लेकिन थर्ड लॉ क्या कह रहा था? पहला बॉडी दूसरे पर लगाता है और दूसरा बॉडी पहले पर लगाता है। यानी हम जो फर्स्ट थर्ड लॉ में कहते हैं कि अनबैलेंस फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के लिए है। बॉल के लिए भी अनबैलेंस फोर्स दीवार ने लगा दिया तो बॉल पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, वो अनबैलेंस कर रहा है बॉल के फोर्स को, जिसका कि बॉल का मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है। और जबकि बॉल ने भी दीवार पर फोर्स लगाया, यहाँ पर दीवार का इनर्शिया ज़्यादा है, लेकिन दो बॉल होता तो इनर्शिया लगभग बराबर आता तो रिएक्शन भी आता, दोनों मूव करते। जैसे कैरम से स्ट्राइकर को क्वेन को हिट करते हैं, क्वेन को जब हिट करते हैं हम स्ट्राइकर से तो आप क्या देखते हैं कि स्ट्राइकर को क्वेन को हिट करते हैं, स्ट्राइकर मूव करता है और कैरम का क्वेन मूव करता है और स्ट्राइकर अपनी स्पीड को कम कर देता है या डायरेक्शन चेंज कर देता है। चूंकि यहाँ पर मास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्वेन के डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, स्ट्राइकर के मोमेंटम को बढ़ाए रखने के लिए, ताकि स्ट्राइकर के जो इनर्शिया है वह ज़्यादा हो और अपना टोटल मोमेंटम को कन्वर्ट कर सके क्वेन पर, हम क्वेन के मास की अपेक्षा स्ट्राइकर के मास को ज़्यादा रखते हैं, जो ताकि स्ट्राइकर का इनर्शिया क्वेन से ज़्यादा हो और क्वेन को ज़्यादा मोमेंटम मिल सके स्ट्राइकर से। ठीक है, स्ट्राइकर थोड़ा धीमा होगा लेकिन क्वेन काफ़ी तेज मूव करेगा, क्योंकि क्वेन का जो मास है वह स्ट्राइकर से काफ़ी कम है। और फर्स्ट लॉ हमेशा याद रखिएगा सेम ऑब्जेक्ट के लिए है, थर्ड लॉ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए है, इसलिए दोनों एक दूसरे कंट्राक्ट नहीं करता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। थर्ड लॉ के अनुसार, फर्स्ट लॉ के अनुसार ही बॉल पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा, इसी कारण वह बाउंस बैक हो गया। ठीक है, और थर्ड लॉ इसी को सपोर्ट कर रहा है। आज की वीडियो में इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बता देते हैं, हम बताएंगे आपको रॉकेट प्रोपल्सन और रिक्वायरिंग फोर्स ऑन गन। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इस तरह के इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो आपको रियल में लगता है कि सवाल है, आप बेधड़क पूछिए, सवाल कुछ भी हो, हम आपका नाम नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सबके बेनिफिट के लिए होता है। और अंत में हम यही कहेंगे कि जो हर बार कहते हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।